Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will be talking about the effects of temperature on vapor pressure and boiling point. जो लास्ट लेक्चर से आपके रिगार्डिंग वेपर प्रेशर, ठीक है, दैट वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब उसके बाद जो बेसिकली जो टेक्निकल क्वेश्चंस बनते हैं जितने भी सारे, वो यहाँ इन दो टॉपिक से बनते हैं. ठीक है, ये पूरा चैप्टर, ये जो लिक्विड का टॉपिक है, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, प्लस इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड हाउ इट इज, क्या कहते हैं कि उसका जो प्रोसीजर आता है पीछे वो कैसे होता है. ठीक हो गया. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, वेपर प्रेशर्स ऑफ सम लिक्विड्स. तीन लिक्विड्स हैं आपके पास, वाटर, एथेनॉल एंड डाइथाइल ईथर. इन तीनों का डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर वेपर प्रेशर, ठीक है, वो हम देख रहे हैं. अब देखें, सबसे पहले वाटर का देख लें आप. छोटा सा लेक्चर होगा आज, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस वाटर. ये जो मैंने अभी हाईलाइट कर दिया, ठीक है, बड़ा गंदा सा कलर है. एक मिनट चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर नजर आ जाए. वाइट से कर देता हूँ ऐसा. ठीक है. अच्छा, now if you look at that, at 0 degrees centigrade, water's vapor pressure is 0.61. As you go on increasing the temperature at 20 degrees and 40 degrees and up to 100 degrees, the water has a vapor pressure increasing in increasing order. The second one, 20 degrees centigrade, it has 2.33. At 40 it is 7, at 60 it is 19, almost 20. 80 पे 47 हो गया और 100 पे 101. It means that if you keep on increasing the temperature, the vapor pressure will increase. इसी तरह एथेनॉल पे देखें. Now ethanol is alcohol basically. ठीक है, अल्कोहल की फॉर्म है, क्या होगी. ठीक है. Now it is more volatile than water, so that is why at 0 degrees centigrade it has more vapor pressure than the water. ठीक है. At 1.63, आप देखो वाटर के पास 0.61 था, एथेनॉल के ऊपर 1.63 है. ठीक है. अब इसके ऊपर भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो द वेपर प्रेशर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एज वेल. ठीक है, बेशक इसका बेस वैल्यू ज्यादा है, लेकिन इसकी जो वेपर प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता जाएगा. देख लें, 20 डिग्रीज पे 5 हो गया 1 से. एट 40 इट इज 18, 47, 108 एंड 225. नाउ कम्स द डाइथाइल ईथर. ईथर आपको पता ही होगा, ठीक है, मिलता दुकानों से भी. नाउ ईथर इज द हाईली वोलेटाइल. इन तीनों में सबसे ज्यादा वोलेटाइल यही है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये इसकी वेपराइजेशन तेज होती है, जिसकी वजह से जब वेपराइजेशन तेज होती है मतलब ज्यादा होती है, ठीक है, इसको लेस काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू फॉर द मॉलिक्यूल्स टू एस्केप द सरफेस ऑफ अ लिक्विड. देन मोर द वेपर्स द मोर प्रेशर विल बी. ठीक है. अच्छा, अब at 0 degree centigrade, diethyl ether has a vapor pressure of 24.70. ठीक है. If you keep on increasing temperature, same scenario, exactly same scenario. It means that if you increase the temperature, the vapor pressure will increase too. क्यों होता है? Why? What is the science behind it? What is the logic behind it? पिछली दफा हमने पढ़ा था, if you increase the temperature, the kinetic energy of the liquid molecules increases. ठीक है. जब इंक्रीज हो जाएंगे, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा? अब हमने पढ़ा था कि जो इवेपोरेशन होती है या वेपराइजेशन होती है at even at room temperature before boiling point, that is because that some of the molecules that have higher kinetic energy than the rest of the molecules will break apart from the surface. जिसकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो सबसे पहले बाहर निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ गैस. ठीक है. जब वो बाहर निकल जाएंगे तो फिर जो बकिया जो लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी होगी वो
कम रह जाएगी क्योंकि ज्यादा वाले निकल गए। फिर उसमें जो लिक्विड के अंदर जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जो रह जाएंगे मतलब रिलेटिवली, ठीक है, तो वो फिर ऐसा ऐसा निकलते जाएंगे, करते करते इस तरह क्या होगा कि वो काइनेटिक एनर्जी लो होती जाएगी लिक्विड की, लेकिन वो फिर भी एवापोरेशन करते रहेंगे। ठीक हो गया। दैट इज व्हाई द एवापोरेशन वाज अ कूलिंग प्रोसेस। ठीक है, यही बात हमने की थी। नाउ हमने फिर थोड़ी सी मैंने एक आपको हिंट दी थी कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन व्हाट विल हैपन। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एज अ होल विल इंक्रीज। फिर ये होगा कि बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी the overcoming force to become gas or vapor will become easier for them। यानी कि अगर मैं उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज कर देता हूँ कि उसको लिक्विड छोड़ने के लिए और ज्यादा आसानी मैं पैदा कर रहा हूँ, समझ ले, ऐसे ऐसी बात कर ले कि अगर मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो उनके मॉलिक्यूल्स को एस्केप करने के लिए मैं आसानियां खुद पैदा कर रहा हूँ। इसका ये मतलब हो गया कि वो फिर जो एवापोरेशन का रेट है वो तेज हो जाएगा। ठीक है, और बात ये होगी कि जो अंदर के जो वेपर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। इट मींस अगर आप इफ यू क्लोज द लिड ऑफ द कंटेनर दैट कंटेन्स द लिक्विड इन इट, वेपर प्रेशर वैसे में हमने वही बात की थी ना कि जब हम उसके ऊपर लिड डाल देते हैं, किसी भी कंटेनर को हम ढकने से बंद कर देते हैं, तो उसके अंदर का जो वेपर्स का प्रेशर है, ठीक है, उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और फिर वो हमने ये भी पढ़ा था कि जितने वेपर्स बन रहे हैं उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स अगर कंडेंस हो रहे होते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में हम फिर वेपर का प्रेशर देखते हैं, तो वो जितना भी शो करता है एट इक्विलिब्रियम हम वैल्यू वो लिखते हैं। ठीक है, शुरू में वेपर प्रेशर की वैल्यू कम होती है, फिर जब इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाती है तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर की वैल्यू हमारे पास गिवन होती है, फिर हम उसी वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन फिर वही बात है कि अभी हमने उसको क्लोज लिड क्लोज ही रखना है, उसका मतलब ढकना लगाए रखना है उस बॉटल को। अब हमने उसको हीट कर देना है। अब क्या होगा कि अब वेपर के प्रेशर या वेपर की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। क्यों ज़्यादा हो जाएगी? क्योंकि ये जो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो फिर कुछ मॉलिक्यूल्स जो है मैं मोर मॉलिक्यूल्स विल बिकम गैस या मोर मॉलिक्यूल्स विल एवापोरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स या ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल्स जब आपके पास आते हैं तो ज्यादा गैस होने की वजह से वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं जिस तरह आपको बलून की देता हूँ और अभी भी इसी पे लागू होती है कि देखें, जब आप बलून के अंदर फूंक भरते हैं या हवा भरते हैं, ठीक है, तो वो उसकी वॉल्स थोड़ी सी टाइट हो जाती है, लेकिन जितनी ज्यादा फूंक आप हवा भरते जाएंगे उतनी ज्यादा वो फूलता जाएगा या उतनी ज्यादा उसकी वॉल्स टाइट होती चली जाएंगी। क्यों होता है? बिकॉज मोर गैस इज इंसर्टिंग इनटू द बलून। आपकी बलून के जो गैस है वो उसके अंदर आप इंक्रीज कर रहे हैं, गैस की वॉल्यूम या गैस की क्वांटिटी आप इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अच्छा, हम कहाँ पे थे? हाँ, अच्छा, मैं बात कर रहा था कि बिकॉज वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड। जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वेपर की क्वांटिटी ज्यादा हो गई। क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया कि वेपर से ज्यादा प्रोड्यूस हुए। वेपर ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से गैस की वॉल्यूम या गैस की क्वांटिटी ज्यादा होगी। गैस की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बहुत छोटा सा एक टॉपिक होगा, उसके बाद हम बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे छोटी मोटी। ठीक हो गया? यानी कि इन शॉर्ट बात करने का ये है कि द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर इज दैट if you keep on increasing the temperature on a liquid the vapor pressure will increase, that's it, directly relation है, increasing temperature increases in vapor pressure, that's it। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने बस इस तरह लिख देना। ठीक है, टेबल वगैरह अगर याद हो जाता तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो रहने दें। अब देखें बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, अब देखें हमने पढ़ा है कि लिक्विड जब एवापोरेट होता है तो उसके जो वेपर्स होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर कुछ भी हो सकता है, एक क्लोज्ड ग्लास जार हो सकता है या इवन ओपन एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, हवा मतलब खुली फिजा जो जिसको हम बोलते हैं। बट नाउ अभी हमने दूसरा सिनेरियो नहीं देखा। दूसरा सिनेरियो ये है कि एटमॉस्फेयर या आपका जो
environment है, that also exerts some pressure. ठीक है, that also exerts some pressure. हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कुछ होता है, ठीक है, हवा का दबाव, जिस तरह आप सुनते होंगे खबरों में या न्यूज़ चैनल में कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर. अगर आप इंग्लिश में सुनते हैं, अगर उर्दू में सुनते हैं तो हवा का दबाव बोलेंगे, ठीक है. दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब वो लिक्विड के ऊपर भी एक एक्सर्ट हो रहा है प्रेशर, ठीक है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लिक्विड के ऊपर भी एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है. अब बात ये होती है कि कुछ जो वेपर्स आ रहे हैं लिक्विड के ऊपर से, मतलब लिक्विड के सरफेस पे से जो वेपर्स निकल रहे हैं, ठीक है, अगर मैं उसको दोबारा धकेल कर वापस उसको सरफेस की तरफ लेकर जाऊं, लिक्विड सरफेस की तरफ लेकर जाऊं, तो दोबारा कंडेंस हो जाएंगे या लिक्विड की फॉर्म में बन जाएंगे, ठीक है. तो एटमॉस्फेयर बेसिकली काम यही कर रहा होता है कि जो लिक्विड पड़ा हुआ होता है ना आपका नॉर्मल, जिस तरह अगर मैं जमीन पर पानी फेंक देता हूँ तो वो उबल रहा नहीं होता, वो बेसिकली हल्का हल्का सा एवापोरेट कर रहा होता है. वो बेसिकली यही होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा निकल जाती है, ठीक है. एटमॉस्फेयर प्रेशर उसको दबा नहीं सकता, उसको मतलब धकेल नहीं सकता, क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है. जो पानी के सरफेस के ऊपर से मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं उनका प्रेशर, वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, या उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको दबा नहीं सकता. बट व्हाट हैपेंस if atmospheric pressure and the vapor pressure becomes equal? जब ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाए फिर क्या होगा, ठीक है. अभी तो मैंने आपको बताया ना कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ज्यादा होगा, ठीक है. तो क्या होगा कि वो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो इन चेक रहेंगे, या फिर उन मॉलिक्यूल्स को निकलने नहीं देगा, ठीक है. लेकिन उनमें से कुछ एक आते कि जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो तो चलो एस्केप करता ही जाएगा. लेकिन व्हाट इफ के उस पूरे के पूरे लिक्विड की जो वेपर प्रेशर है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये दोनों इक्वल हो जाए, फिर क्या हो जाएगा, ठीक है. ये अभी हम इसका जवाब देते हैं. सबसे पहले आप इस पर देख लेंगे जो लंबी चौड़ी इंग्लिश लिखी हुई है ये क्या कहती है. आप देखें, जिस तरह मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जो एक दो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अगर बहुत ज्यादा हो जाती है कि उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबा नहीं सकता तो वो एस्केप कर जाता है. अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था टेम्परेचर ऑफ the effect of temperature on vapor pressure. If we increase the temperature on any liquid, then the kinetic energy of all the molecules will keep on increasing, and because of that vapor pressure will also increase. ऐसी बात हमने की थी कि टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, एज वेल एज उसकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है. अब उस काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीजिंग की वजह से जहां पर एक दो मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कहते हैं ना चकमा दे के निकल रहे थे, अब वहां पर 2 की बजाय 5, 6, 7 जो जो टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वो उन मॉलिक्यूल्स की तादाद इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है. इट मींस के मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स विल कीप ऑन एस्केपिंग, ठीक है, until that point comes के जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेयर उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एस्केप हो रहे हैं. अगर ये वाला सिनेरियो आ जाए देन द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, ठीक है. लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट दैट, इसका ये मतलब हो गया अगर हम प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम इंक्रीज कर दें तो वाटर बॉयल ही नहीं करेगा, ठीक है. वाटर बॉयल जाके बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जाके बॉयल करेगा, यानी कि वो हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर हमें और ज्यादा इंक्रीज करनी पड़ जाएगी. या फिर अगर हम प्रेशर इतना डिक्रीज कर दें कि वाटर इवन आपका रूम टेम्परेचर के ऊपर भी बॉयल कर जाता है, ठीक है. ये होता है. अच्छा, अभी ये वाली जो अगली स्लाइड में मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ये सारी की सारी वही चीज बताई हुई है मैंने, ठीक है. अब बात ये हुई है कि जब हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता चला गया. देन द वेपर प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए देन द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, ठीक है. तो वाटर के साथ भी यही होता है कि जब 100 डिग्रीज के ऊपर वाटर का टेम्परेचर पहुंच जाता है देन द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल, ठीक हो गया. ऐसी बात है. अब मैं आपको एक क्या कहते हैं इस लेक्चर से थोड़ा सा हट के यानी कि नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ी सी एक चीज बताने लगा हूँ. वहां पर हम पढ़ेंगे उसका प्रेशर कुकर के बारे में, ठीक है. प्रेशर कुकर क्या है, का काम क्या है. अब देखें जो बेसिकली बात ये होती है कि अगर आप जो बड़ा गोश्त आजकल अब जारी बात कुर्बानी गुजरी आपको पता ही होगा कि अगर कुछ सख्त गोश्त होता है जो नॉर्मल पकता नहीं है, ऐसे नहीं इतनी जल्दी से नहीं पकता, तो
अगर आप उसको वैसे ही पकाते हैं तो पानी बॉयल हो जाता है, इस तरह लग रहा है कि पक रहा है, लेकिन वो जब खाते हैं तो कच्चा रह जाता है। लेकिन जो ही हम उसको प्रेशर कुकर के अंदर डालते हैं, या कुछ दालों को हम प्रेशर कुकर के अंदर डालते हैं, तब जाके वो पक जाती हैं। लेकिन अगर हम उसको ऐसे ही ओपन कंटेनर में जिस तरह डेगचे में पकाते हैं तो वो पकती नहीं है। वो क्यों होता है? बेसिकली यही होता है कि जब आप कंटेनर में पकाते हैं तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होता है ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप उसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर ही पका रहे हैं। ठीक है, आपने उसके ऊपर कोई और प्रेशर एक्सर्ट नहीं किया, या उसको आपने कम नहीं किया, कम ज्यादा नहीं किया, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी पे, तो आपको वाटर बॉईल करेगा ही 100 डिग्रीज पे, क्योंकि एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 atm पे अगर हम बात करते हैं तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर उसका जो प्रेशर होता है वो 2 atm होता है, यानी कि 2 एटमॉस्फेरिक, यानी कि जो नॉर्मल आपका प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर उससे डबल होता है। तो आपका वाटर बॉयल 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके करता है, यानी कि 100 डिग्री बॉयल करने की बजाय 120 डिग्रीज के ऊपर बॉयल करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहां पर वो है 2 atm। इट मीन्स दैट कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां से एवोपरेट हो रहे हैं, तो वो जो 2 atm की वजह से न, जो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर का जो दबाव है, यानी प्रेशर दबाव को बोलते हैं बेसिकली, जो एटमॉस्फेयर का दबाव है वो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को दबा के रखता है और ज्यादा मॉलिक्यूल्स को उठने नहीं देता। लेकिन फिर हम उसको टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, 100 डिग्रीज पे चला जाता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उसको बॉयल नहीं होने देता। ठीक है, वो उसको अभी भी दबा के रखा हुआ है, लेकिन जो ही हम उस टेम्परेचर को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेकर जाते हैं, फिर जाके बॉयल करवाता है उस पानी को। ठीक है, फिर जाके वो 2 atm के बराबर उसका एटमॉस्फेरिक, यानी कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो 2 atm के बराबर हो जाता है, फिर जाके वो बॉयल हो जाता है। जिसकी वजह से अब देखें ना, ज्यादा टेम्परेचर पे जाकर अगर बॉयल हो रहा है पानी, तो इसका ये मतलब हो गया कि उस पानी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें गल जाती हैं इजीली। ठीक है, अगर आप नॉर्मली अगर किसी देगचे में अगर कोई पानी वगैरह रख के उसको बॉयल करते हैं तो वो 100 डिग्रीज पे ही जाके बॉयल हो जाता है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा अनटिल के वो उसका सारा का सारा स्टीम बन के उड़ता जाए। ठीक है, स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा होता है 100 डिग्री से, लेकिन वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्रीज ही रहेगा। ठीक हो गया? इसका ये मतलब हुआ कि इफ यू इंक्रीज द प्रेशर ऑन एनी लिक्विड देन द बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर इंक्रीज करने से उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है जी, अभी हम इससे आगे थोड़ा सा इसके टेक्निकल चीजें पढ़ेंगे। अभी मैंने जो आपको प्रेशर कुकर के बारे में बता दिया, फिर हम कम प्रेशर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक दो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो फिर यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे आप लोगों को, जो मतलब रूम टेम्परेचर पे ही ऑलमोस्ट उसको पानी को उबाल रहे हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो रूम टेम्परेचर से पहले ही उबल रहे होते हैं, मतलब ठंड में भी उबल रहे होते हैं, वो कुछ है ऐसे लिक्विड्स हैं। और कुछ हैं कि जो रूम बॉइलिंग जो होते हैं, आप कह लें कि रूम टेम्परेचर के ऊपर बॉईल कर रहे होते हैं। कुछ होते हैं जिनको हीट देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से आप कर लें। ठीक है, इन दो दो चीज़ों के बारे में, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें। आपने क्या क्वेश्चन पूछा कि सर आप बॉईल करके दिखाएंगे? मैं कैसे बॉईल करके दिखाऊंगा कोई चीज़? अच्छा, स्कूल में टेस्ट हो, मैं ऐसे बना लेता हूँ।
अच्छा, अब ये देखें, मैंने एक रेड कलर से क्या कर दिया कि एक जार बना दिया, उसके अंदर ये वाटर समझ लें क्या, ठीक है। अब इसके अलावा जितने भी ये जो मैं अगर आपको येलो ब्लॉक बना के दिखाऊं, दैट इज द एटमॉस्फेयर, ठीक है, दैट इज द एटमॉस्फेयर। ना बात ये करनी है हमने कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनका अपना कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं एयर में, ऐसी बात है। Now the molecules of that liquid is releasing into the atmosphere. अब देखें, बात यह है कि अब एटमॉस्फेयर के अंदर भी जो गैसेस हैं उनका कोई ना कोई प्रेशर होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर बेसिकली होती क्या, गैसेस हैं। एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ गैसेस। नाउ अब ये मेरे पास वाटर है, उसके अंदर से उसकी एवापोरेशन की वजह से उसके अंदर से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल रहे हैं। अब उनका भी कोई ना कोई प्रेशर है, ऐसी बात है ना। जब गैसेस एग्जिस्ट करती हैं तो उनके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर होता है, एक्सर्ट करती हैं वो प्रेशर। हमने ये बात पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला लेक्चर था इसी चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ा था प्रेशर। नाउ इसका है प्रेशर एटमॉस्फेयर का 1 atm, ठीक है। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिस एटमॉस्फेयर में अभी हम सांस ले रहे हैं, दैट हैज द प्रेशर ऑफ 1 atm, ठीक है। अब ये मैं कहता हूँ कि वाटर वेपर, अभी मैंने इसको बॉयल नहीं किया पानी को, तो इसका लेस देन 1 atm प्रेशर है। कितना है ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद इसका आइडिया नहीं है, ठीक है। इसको फिर मेजर करना पड़ता खुद प्रेशर से, ठीक है। कितनी एग्जैक्ट वैल्यू हो सकती है, लेकिन होगा लेस देन 1 atm। अब ये 1 atm से कम है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये छोटा सा एक मॉलिक्यूल जी भाई निकल गया एटमॉस्फेयर में, खुली हवा में निकल गया, हाँ भाई कहता है, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसकी वैल्यू 1 से कम है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, कहेगा भाई वापस जाओ, ठीक है। इसकी वैल्यू बड़ी है, इसकी वैल्यू कम है, इसके ऊपर वो जोर लगाएगा और वापस अपने लिक्विड के अंदर चला जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर की इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। अब इसका प्रेशर क्या है कि 1 लेस देन 1 atm, ठीक हो गया। लेकिन अब आपको पता है कि यहाँ पर ये अजीब सा मैंने फ्लेम बना दिया ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, फायर या इसको हीट दे दी मैंने। हीट देने की वजह से क्या हो गया कि मोर मॉलिक्यूल्स विल ट्राई टू ऑपरेट, इन सब की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इन सब में नया जोश और वलवला पैदा होगा, बाहर निकलने का, ठीक है। अब एक की जगह 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, ठीक है। अब गैस मॉलिक्यूल ज्यादा हो रहे हैं तो इनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजिंग होता जाएगा अप अंटिल कि जब इक्वल टू 1 atm हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने हीट देना स्टार्ट की तो क्या हो गया कि इसके जो अंदर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स हैं, ठीक है, जो इसका जो वेपर प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो जो ये मॉलिक्यूल फिर जब बाहर निकलते हैं, इनके पास भी 1 atm प्रेशर है, बाहर 1 atm प्रेशर है, तो इसका भी कोई जोर नहीं चलेगा, इसका भी कोई जोर नहीं, ये दोनों मतलब आपस में घोल मिल जाएंगे। यानी कि अब ये होगा कि जितने भी वेपर्स हैं वो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे सारे, ठीक है। जब ये सिनेरियो आ जाता है कि जब इनके वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, देन वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, यानी कि फिर वो ज्यादा, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट में उसकी जो वेपराइजेशन हो जाती है, ठीक है, समझ आ रही है। जब मैं हीट कर रहा हूँ और हीट करते करते एक टाइम ये आ जाता है कि जो उसका वेपर प्रेशर है वो आपके बाहर जो एम्बियंट टेम्परेचर, एम्बियंट प्रेशर का मतलब है कि जो आप जिस एटमॉस्फेयर में आपने उसको रखा हुआ है उसका प्रेशर जो है वो आपस में इक्वल हो जाता है। कौन कौन से प्रेशर इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो वेपर प्रेशर है ऑफ अ लिक्विड जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो वो फिर लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर जाता है जब दोनों प्रेशर इक्वल हो जाते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन को आया तो आप कर लें। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है बारिश की वजह से।